इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। साइबर तहसील बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? आसाम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन डी। सो मध्य प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट साइबर तहसील इन द कंट्री। तो देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया है कि हम जो है साइबर तहसील बनाएंगे और पूरे भारत में इस तरह की साइबर तहसील बनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन जाएगा। साइबर तहसील मतलब जो भी लैंड से संबंधित लैंड रिकॉर्ड्स हैं या फिर लैंड के जो पेपर्स हैं उनका कन्वर्जन, ये सभी डिजिटल हो जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ऊर्जा साक्षरता अभियान भी लॉन्च करने का निर्णय लिया है। बाकी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की गवर्नर मंगूबाई सी पटेल हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, कैपिटल भोपाल है। देखिए, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। देखिए, मैंने जो हमारी मंथली PDF है उसी का ही स्क्रीनशॉट लिया है। तो देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची एंड ओमकारेश्वर डैम रिजर्वायर, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, आपको जानने चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग काफ़ी फेमस ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में है। और उज्जैन किस नदी के तट पर है? शिप्रा नदी के तट पर है। ये कई बार आपके चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, SSC हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर पूछा जाता है। साथ ही देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट और राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एयरपोर्ट तो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे बैंक हो या फिर SSC हो या रेलवे हो। भीम बोट का रॉक शेल्टर्स भी यहीं पर हैं। और जो PCS टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था भीम बेट का रॉक शेल्टर्स, तो आंसर होगा डॉक्टर विष्णु वकनकर। साथ ही हाल ही में हमने एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये पढ़ा था मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि बालाघाट चिन्नौर राइस ये फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गया है हिमाचल प्रदेश से, जिसे GI टैग मिला है। तो याद रखेंगे, चिन्नौर राइस कहाँ से है? मध्य प्रदेश से, इसे हाल ही में GI टैग मिला है। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है? बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो बिहार हैज़ इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू नीति आयोग्स फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। जानेंगे इस रिपोर्ट के बारे में। तो नीति आयोग द्वारा ये अपनी फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट जारी की गई है। बिहार सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, इसके बाद झारखंड है और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। बिहार की 51.91% पॉपुलेशन पुअर है, उसके बाद झारखंड की 42.16, उत्तर प्रदेश की 37.79% पुअरेस्ट है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद मेघालय। तो टॉप 5 ये हैं। बाकी आपको जानना चाहिए लीस्ट पुअर कौन कौन से राज्य हैं। केरल लीस्ट पुअरेस्ट है, 0.71% पॉपुलेशन ही केवल पुअर है। उसके बाद है गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब। बाकी आपको जानना चाहिए, यदि हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली ये सबसे पुअरेस्ट है, 27.36% पॉपुलेशन यहाँ की पुअर है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख। और अगर हम लीस्ट पुअर की बात करें तो पुडुचेरी, सबसे कम गरीब लोग जो हैं पुडुचेरी में है, केवल 1.72%। बाकी आपको जानना चाहिए कि बिहार ने एक और चीज़ में टॉप किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल नूरिस्ट पीपल भी यहीं पर पाए जाते हैं। उसके बाद झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। यानी कि कुपोषण से जो ग्रसित होते हैं वो बिहार में ही पाए जाते हैं। आपको जानना चाहिए 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस यहाँ पर यूज किए गए हैं इस इंडेक्स को बनाने के लिए, तो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ ही 12 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, आप इन 12 इंडिकेटर्स को भी पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें, जो ये इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल MPI मेजर ये बनाया गया है, तो इसका रेफरेंस पीरियड क्या रहा है? 2015 से 16 तक का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे।
तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि रेफरेंस पीरियड क्या रहा। अगर हम पूरे को समराइज़ करें तो यहाँ से आप इसको समराइज दे सकते हैं कि पोरेस्ट स्टेट्स कौन से हैं, बिहार, देन झारखंड, यूपी, एमपी, मेघालय। प्रोस्पेरस स्टेट्स कौन से हैं, केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब। आगे बढ़ेंगे। कर्ज में डूबी उस कंपनी का नाम बताइए जिसने 1275 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए अपने तकनीकी कारोबार टेरासिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बेच दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IL&FS इज द डेट रिडन कंपनी दैट हैज सोल्ड इट्स टेक बिजनेस टेरासिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टू क्लियर डेट वर्थ ₹1275 करोड़ रुपीज़। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिएगा डेट रिटर्न। देखिए, जो ये रिटर्न है ना, रिटर्न एक तरह से आप सफिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी रिटर्न यूज़ होगा ना, इसका मतलब है कि वो उस चीज़ से पूरा भरा हुआ है। अब डेट रिटर्न है यानी कि कर्ज से डूबा हुआ, कर्ज से भरा हुआ। इसी तरह से देखो, मैं आपको और वर्ड भी दिखा देता हूँ। पहले आप रिटर्न का देख लीजिए, मतलब यूज्ड विद सम नाउन्स टू मेक एडजेक्टिव्स मीनिंग फुल ऑफ समथिंग, यूजली समथिंग अनप्लीजेंट और हार्मफुल। जो अनप्लीजेंट थिंग होती है ना, उनके साथ यूज़ होता है। आप किसी भी शब्द के पीछे किसी नाउन के साथ यदि आप रिटर्न लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उस चीज़ से वो पूरा भरा हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे आप, अ क्राइम रिटर्न सोसाइटी यानी कि क्राइम से ग्रसित, पूरी तरह से क्राइम से भरी हुई सोसाइटी है। अ गिल्ट रिटर्न एक्सप्रेशन यानी कि उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसमें कंप्लीट जो है वो शर्मिंदा है या वो दोषी है, इस तरह के भाव समझ में आ रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं ड्रग रिडन पर्सन यानी कि कंप्लीट जो है वो ड्रग से ही ग्रसित है, वो ड्रग ही लेता रहता है। तो रिडन इस तरह से यूज होता है। ये आपके इंग्लिश के एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें ये शब्द काम आता है। ठीक है, जो फिलर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आते हैं ना, तो उसमें यूज़ हो जाता है। तो आपको साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि जनरल अवेयरनेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो 2 in 1 ये आपका काम बनाता रहेगा। तो देखिए, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसने 52.26% स्टेक जो है इसके टेरासिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में इसको फाल्कन SG होल्डिंग्स फिलीपींस इसको बेच दिए हैं। तो 1275 करोड़ रुपए की ये पूरी जो है इन्होंने अपना जो डेट है इसको उतार दिया है। आगे बढ़ेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो लार्सन एंड टुब्रो हैज साइंड एन MOU विद तमिलनाडु टू एस्टैब्लिश अ डेटा सेंटर। तो देखिए, L&T ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत तमिलनाडु के कांचीपुरम में डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो 90 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर L&T द्वारा बनाए जाएंगे। बाकी आप जानते हैं कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है, कैपिटल चेन्नई है। देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तमिलनाडु से जो है टेम्पल्स पूछे जाते हैं। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे प्रसिद्ध और एंशियंट टेम्पल यहाँ पर मिलते हैं आपको तमिलनाडु में। तो जानेंगे फेमस टेम्पल्स। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल, मोनोलिथिक रोड टेम्पल्स महाबलीपुरम, श्री विल्लीपुथर अंडल टेम्पल, कपिलेश्वर टेम्पल, एकम्बरेश्वर टेम्पल और नटराजा टेम्पल। ये सभी तमिलनाडु में है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने अपने राइजिंग बैंकर्स प्रोग्राम के लिए MIT यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज साइंड MOU विद द MIT यूनिवर्सिटी फॉर इट्स राइजिंग बैंकर्स प्रोग्राम। तो देखिए, राइजिंग बैंकर्स प्रोग्राम HDFC से संबंधित है। इसने MIT यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है। किस लिए? जो यूथ है, जो युवा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश सके। बाकी आप जानते हैं कि HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने हाल ही में पढ़ा था HDFC बैंक से रिलेटेड कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने HDFC बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। निम्नलिखित में से किसने नोकिया के साथ साझेदारी में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में भारत का पहला 5G परीक्षण किया है? वी, जियो, BSNL या फिर एयरटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एयरटेल हैज़ कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट 5G ट्रायल इन द 700 मेगाहर्ट्ज बैंड इन पार्टनरशिप विद नोकिया।
तो देखिए इंडिया का फर्स्ट 5G ट्रायल है जो 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में किया गया है, किसके साथ मिलकर, नोकिया के साथ मिलकर किया है भारती एयरटेल ने। कहाँ पर, कोलकाता में। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है जो किसी भी शहर का बाहरी एरिया होता है ना, किनारे किनारे का एरिया, कोई ग्राउंड हो, इस तरह का बाहरी एरिया जो होता है किसी भी शहर का बाहरी एरिया, मिडिल नहीं बाहरी एरिया, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। आप किसी शहर के कोने में रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव इन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिस सिटी। निम्नलिखित में से किसने बीएससी प्रशासन और पर्यवेक्षण लिमिटेड यानी कि BASL को एक प्रत्यायन एजेंसी के रूप में मान्यता दी है? आरबीआई, सेबी, ट्राई या फिर IRDAI? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सेबी हैज़ ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू BSC एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन लिमिटेड एज एन एक्रीडिटेशन एजेंसी। एक्रीडिटेशन एजेंसी का मतलब है कि ये भी अब जो है दूसरे को सर्टिफाई कर सकेगी, मान्यता दे सकेगी, जो भी इसके अंतर्गत आते हों, ठीक है, जैसे UGC हो गया, तो ये सब जो सर्टिफाई करती है ना, इस तरह की एजेंसी इसको अप्रूव कर दिया है सेबी ने कि अब ये भी आगे मान्यता दे पाएगी जो और भी कंपनीज़ वगैरह हैं उनको। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, आप सभी जानते हैं। 3 साल तक के लिए इस तरह का रिकॉग्नाइज इसको मिला है BASL को। बाकी आप जानते हैं कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है अजय त्यागी। CESL ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे को लागू करने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर IIT हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो CESL signed a letter of association with IIT Bombay to implement electric vehicle charging infrastructure across the country। तो IIT बॉम्बे के साथ मिलकर CESL ने एक लेटर ऑफ एसोसिएशन साइन किया है जिसके तहत देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। CESL की फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, और आपको बता दें ये हॉली ओन्ड सब्सिडरी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया imposed a penalty of ₹1 crore on State Bank of India for deficiencies in regulatory compliance। तो 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर RBI द्वारा लगाया गया है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि RBI ने 2 करोड़ का जुर्माना लगाया टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस पर, तो दोनों ही याद रखेंगे आप। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड CGCL ने MSMEs को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ सह ऋण समझौता किया यानी कि को लैंडिंग एग्रीमेंट किया है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So Capri Global Capital Limited has entered into a co-lending agreement with Union Bank of India to offer loans to MSMEs। तो देखिए यहाँ पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने को-लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस लिए? जो MSME सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला सेक्टर है, उनको लोन देने के लिए। तो देखिए कोई भी MSME यूनिट यदि लोन देना चाहती है, मान लीजिए 100 रुपये का लोन चाहिए, तो अब ये NBFC हो गई और ये क्या हो गया, एक बैंक हो गया। तो को लैंडिंग एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, 100 रुपये का लोन देना है तो 80 रुपये एक बैंक ने दे दिए और 20 रुपये दे दिए आपके किसी NBFC कंपनी ने, जो कि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड है। तो इस तरह से एक कार्य करता है को लैंडिंग एग्रीमेंट। बाकी आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राजकिरण राय जी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट $1.50 बिलियन का सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ओवरसीज लोन साइन किया है। निम्नलिखित में से कौन 20 करोड़ रुपए में डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड मदर स्पर्श में 16% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो ITC विल एक्वायर 16% स्टेक इन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड मदर स्पर्श फॉर 20 करोड़ रुपीज़। तो देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मेजर कंपनी है ये एक ITC। तो ये जो है 16% स्टेक जो है खरीदेगी किसमें, मदर स्पर्श में 20 करोड़ रुपए में। तो इस तरह का एक्विजिशन वाले क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम में। बाकी आप जानते हैं ITC के CEO संजीव पुरी है। हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में केंद्र द्वारा गठित सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? PK तिवारी, रतन P वटल, अनुपम सिन्हा या फिर शैलेंद्र रॉय। सही आंसर है ऑप्शन
बी. So Ratan P. Wattal will head the Central Vista Oversight Committee recently formed by the Center. तो देखिए हम सभी जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, तो किस तरह से इसका काम चल रहा है, काम में तेज़ी लाया जाए, सही टाइम पर पूरा हो, इस सभी को देख रेख के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी। और इसके जो चेयरपर्सन रहेंगे वो रहेंगे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रतन पी वाटल। तो 2 साल के लिए ये कमेटी बनाई गई है, बाकी और भी मेंबर्स हैं इसमें। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के 5वें दौर के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एज पर द 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे देयर आर 1020 वीमेन फॉर एवरी 1000 मैन। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड हुआ है तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल कर आया है, एक फाइंडिंग निकल के आई है कि इंडिया में जो है ना महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1020 महिलाएं हैं। तो ऐसा आया है इस रिपोर्ट में, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज़ किया है। अच्छा, आपको एक चीज़ जाननी चाहिए, मिसिंग वीमेन इसका मतलब क्या होता है। देखिए मिसिंग वीमेन जो है साल 1990 में जो नोबेल प्राइज़ विनर है अमर्त्य सेन, इनके द्वारा ये टर्म दिया गया था, कॉइन किया गया था। मिसिंग वीमेन का मतलब होता है कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पुरुषों की कंपैरिजन में महिलाओं की संख्या बहुत कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो मिसिंग वुमेन है तो अब ये वाला टर्म जो है थोड़ा घटता दिख रहा है क्योंकि अच्छे आंकड़े निकल कर आए हैं। क्योंकि 1990 में प्रति 1000 मैन केवल 927 वीमेन ही थी। लेकिन एक बात ये भी है कि सेक्स रेशो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बोर्न इन द लास्ट 5 ईयर्स ये अभी तक 929 ही है। साथ ही इन्होंने ये बताया कि एक अच्छी फाइंडिंग है कि स्टंटिंग जो है ये 38% से घटकर 36% हो गई है, वेस्टिंग ये 21% से घटकर 19% हो गई है और अंडर वेट ये 36% से 32% हो गया। इनका मतलब क्या है स्टंटिंग और वेस्टिंग का? अंडर वेट तो आप जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा अंडर वेट तो आप सभी जानते हैं, एज के हिसाब से वेट कम होना उसको बोलते हैं अंडर वेट। वेस्टिंग भी वही है कि वेट कम होना, लेकिन किसके हिसाब से? आपकी हाइट के हिसाब से। तो वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? हाइट के हिसाब से अगर वेट कम होता है तो उसको बोलते हैं कि लड़का जो है वेस्टिंग का शिकार है। तीसरा है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ? एज के हिसाब से आपकी हाइट कम है उसको बोलते हैं स्टंटिंग। तो आई होप आप स्टंटिंग और वेस्टिंग का मतलब समझ गए होंगे। वेस्टिंग क्या हुआ? आपका एज के हिसाब से वेट कम है और आपका हाइट के हिसाब से वेट कम है। स्टंटिंग का मतलब क्या हुआ? आपके एज के हिसाब से जो है आपकी हाइट कम है। साथ ही इन्होंने बताया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग टू चिल्ड्रन अंडर 6 मंथ ऑफ एज यानी कि 6 महीनों तक जो ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है उसके भी आंकड़े बढ़े हैं, 64% यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स ये भी देखने को इसमें बढ़ोतरी मिली है कि 89% जो डिलीवरी हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल हो रही है, यानी किसी हेल्थ केयर उसमें या फिर किसी हॉस्पिटल में हो रही हैं। ऐसा नहीं कि घर में ही हो रही हैं, किसी हॉस्पिटल वगैरह में हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स। मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई, इस योजना का क्या उद्देश्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एडिशनल फंड्स वर्थ ₹10,000 crore have been allocated to the मनरेगा scheme. The aim of this scheme is to enhance livelihood of rural population. तो हम सभी जानते हैं मनरेगा का मकसद क्या है? जो रूरल पॉपुलेशन है उनकी उनका जो जीवन यापन है उसको सुधारना, उनकी जो रोजी रोटी है उसको जो है इन्हेंस करना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें जो है एडिशनल फंड 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड द स्टेक प्रोमोटर्स कैन होल्ड इन देयर बैंक्स टू 26% फ्रॉम 15% नाउ। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो बैंक में जो स्टेक्स हैं, जो प्रोमोटर्स के स्टेक हैं वो अब तक 15% तक हो सकते थे, तो अब इसको बढ़ाकर 26% यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही इसी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं ना, तो उनके लिए जो ये लाइसेंस देता है RBI, तो इन्होंने कहा है कि हम NOFSC को ही प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस ही नहीं देंगे। अब आपके बैंक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NOFSC का मतलब क्या होता है, तो आंसर होगा नॉन ऑपरेटिव फाइनेंसिंग होल्डिंग कंपनी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? NFT, क्रिप्टो, लॉकडाउन या फिर मेटावर्स। सही आंसर है ऑप्शन ए।
सो NFT इज कॉलिन्स डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर। जानेंगे इसके बारे में। देखिए NFT का मतलब क्या है, नॉन फंजिबल टोकन, नॉन फंजिबल टोकन। तो इसको कॉलिन्स डिक्शनरी का है कि वर्ड ऑफ द ईयर है। देखिए हाल ही में एक शायद 10 सेकंड की एक वीडियो है, वो लगभग 48 करोड़ रुपए में बिकी है। ठीक है, वो क्या था, एक NFT था, नॉन फंजिबल टोकन था। देखिए NFT क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। मान लीजिए आपने कोई मीम बनाया है, कोई आपने वीडियो बनाई है, जिफ बनाया है कोई, ठीक है, और उसके ओनर आप ही हैं, किसी और के पास नहीं है अभी, उसके ओनर आप ही हैं। आपने कोई वीडियो बनाया, लेकिन उसके लिए एक खास डिज़ाइन आपके पास आना चाहिए, डिजिटल डिजाइनिंग आपके पास आनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कुछ चीज़ है वो। जैसे आपने डिजिटल कार्टून देखे होंगे ना, तो उस तरह की जो आर्ट होती है। तो ये NFT क्या है, यानी कि आपके एक सर्टिफिकेट है आपके पास, यानी कि आप उसके ओनर हैं। जैसे मोनालिसा पेंटिंग है, तो वो एक ही है, हम सभी जानते हैं कि किसने बनाई हुई है ना। इस तरह की कोई दूसरी तो नहीं है, हाँ डुप्लीकेट होगी, पर जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल ही है ना। तो इस तरह से आपने कोई वीडियो बना दिया, कोई मीम बना दिया, वो आप ही का है, आप ही ने उसको क्रिएट किया है, तो उसको बोलते हैं NFT, यानी कि उसके ओनर आप हैं। तो ब्लॉकचेन पर ही आधारित है, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती हैं, उसी तरह से ये सर्टिफिकेट आधारित है। ऐसे कोई ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट आके दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो गवर्नर है फागू चौहान एंड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, आप सभी जानते हैं। न्यू कोविड-19 वेरिएंट P.1.529 was found in which country? South Africa. On November 24 each year, Lachit Divas is celebrated in which state? Answer is Assam. Name the India's renowned twin mountaineering sisters known as the Everest Twins, who represented India in Switzerland's 100% Women Peak Challenge. So इन दोनों बहनों का नाम है ताशी एंड नुक्शी मलिक। What is the name of the theme-based tourist circuit trains announced by the Indian Railways, the lines of Ramayana Express? Answer is भारत गौरव। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नेम द गवर्नर एंड CM ऑफ उड़ीसा। गुड़ी पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? Name the Sweden's first ever female prime minister who resigned hours after she was appointed on November 24, 2021। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वीडन की फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने कुछ घंटों बाद ही, मतलब उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके कुछ घंटों बाद ही उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया हाल ही में। तो 24 नवंबर की बात है, ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर दें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है कि आप जब आंसर करते हैं। ठीक है, साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, माफ़ कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।